हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है सिलेक्शन आईक्यू के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, क्या हालचाल है? आई होप सब बढ़िया है। चलिए, तो आप सब स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और हमारी चल रही है जी करंट अफेयर की मंथली सीरीज़। और करंट अफेयर की जो हमारी मंथली सीरीज़ है उसमें हमने सितंबर के राजस्थान और इंडिया और वर्ल्ड के करंट अफेयर कंप्लीट कर लिए हैं। साथ ही हमने अक्टूबर के राजस्थान के जो करंट अफेयर हैं वो भी कंप्लीट कर रहे हैं। और आज हम बात करेंगे अक्टूबर मंथ के इंटरनेशनल और नेशनल करंट अफेयर की, और उससे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण 50 MCQ है उनके बारे में। तो ये चर्चा हम शुरू करते हैं, और MCQ के साथ साथ हम जो डिटेल टॉपिक एनालिसिस है वो भी यहाँ पर देख लेंगे। तो क्लास का पहला प्रश्न है, माहे क्या है? एक उपग्रह, एक प्रकार या किस्म। ऑप्शन सी एक जलयान, ऑप्शन डी एक प्रकाश प्रणाली। तो सही आंसर क्या है इसका? माहे एक जलयान है। तो माहे जलयान की यदि हम बात करें तो माहे को जो है 23 अक्टूबर 2025 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। शामिल किया गया, या आप इसे कमीशन करना भी कह सकते हैं। और ये क्या है, ये आपको ध्यान रखना है। 8 एंटी सबमरीन वाटरक्राफ्ट जो थे उनमें कौन सा है जी? पहला वाटरक्राफ्ट है। पहला वाटरक्राफ्ट है, यानी जो 8 सबमरीन वाटरक्राफ्ट बनाए जाने हैं उनमें से ये पहला वाटरक्राफ्ट है। और आपको ध्यान रखना है ये शैलो वाटर में, यानी जो क्या बोलते हैं छितला पानी होता है, ठीक है, वहाँ पर काम करता है। तो ये बेसिकली एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट है। शैलो वाटरक्राफ्ट है, या हम कह सकते हैं ये क्या है? एक जहाज है। सामान्य भाषा में बोलो तो ये एक जलयान है ना। किसके द्वारा इसे निर्मित किया गया है? तो कोचीन शिपयार्ड द्वारा। तो निर्माण किया गया है कोचीन शिपयार्ड के द्वारा, शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसे निर्मित किया गया है। और इसका नाम पुडुचेरी में एक बंदरगाह है जिसका नाम है माहे, उसके नाम पर इसका नामकरण किया गया है। तो सही आंसर है जी सी। अगला प्रश्न है, IUCN का 90वां सदस्य कौन सा देश बना है? ऑप्शन ए मोनाको, ऑप्शन बी ग्रीनलैंड, ऑप्शन सी जाम्बिया, ऑप्शन डी तवालू। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, जिसे हम क्या कहते हैं जी? हम कहते हैं IUCN। तो IUCN क्या है? IUCN है अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। और इस संघ का जो है कौन सा 90वां देश बना है? 90वां सदस्य देश कौन बना है? तवालू। तवे पर आलू, तवालू, है ना। और तवालू जो है अब वो अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण नीति में अपना योगदान दे पाएगा इसके माध्यम में। और अगर आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसका तवालू जो है 90वां देश बना है। और अगर नवीनतम देश पूछ ले तो नवीनतम देश ध्यान रख लेना, अर्मेनिया, है ना। तो सही आंसर क्या है? तवालू। अगर पूछ रहा है 90वां देश, ठीक है, तो तवालू आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, वर्ल्ड फूड प्राइज द्वारा किसे शीर्ष कृषि खाद्य अग्रणी सम्मान प्रदान किया गया? ऑप्शन ए रोहन भाटिया, ऑप्शन बी मधुमिता गर्ग, ऑप्शन सी सुनीता मेनन, ऑप्शन डी संजीव कपूर। क्या है जी ये शीर्ष कृषि खाद्य अग्रणी सम्मान? शीर्ष कृषि खाद्य अग्रणी सम्मान जो है वो किसे दिया गया है? आपको ध्यान रखना है संजीव कपूर को। किसको? संजीव कपूर को। किसके द्वारा? वर्ल्ड फूड प्राइज के द्वारा। तो वर्ल्ड फूड प्राइज के द्वारा
ठीक है। संजीव कपूर, और संजीव कपूर को शायद बताने की ज़रूरत नहीं है, ये एक सेलिब्रिटी शेफ़ है। इससे पहले जो है इन्हें क्या मिल चुका है, पद्मश्री भी मिल चुका है। तो पद्मश्री से भी इन्हें नवाजा जा चुका है। और ये कौन से हैं, तो ये विख्यात शेख प्रसिद्ध शेफ़ हैं, भारतीय शेफ़ हैं, जिन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और सब इनको जानते हैं। इनका यह जो पुरस्कार है वो आयोवा में आयोजित एक समारोह के दौरान दिया गया, जो कि खाद्य सुरक्षा व पोषण पर कार्य करते हैं। ठीक है, तो इनको क्यों दिया गया, क्योंकि वैश्विक खाद्य जो तंत्र है, ठीक है, उसके विकास के लिए, वैश्विक खाद्य पारिस्थितिकी तंत्र में योगदान हेतु उन्हें यह पुरस्कार दिया गया। तो सही आंसर है जी डी, संजीव कपूर। अगला प्रश्न है, देश का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज कहाँ बन रहा है? ऑप्शन ए लेह, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी ऋषिकेश, ऑप्शन डी हरिद्वार। देश का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज, और ये जो ग्लास सस्पेंशन ब्रिज है वो कहाँ बन रहा है, तो आपको ध्यान रखना है गंगा नदी के तट पर, गंगा नदी पर बन रहा है। कहाँ पर जी, तो गंगा नदी पर ऋषिकेश में, ऋषिकेश में बन रहा है। और देहरादून जिला है और राज्य कौन सा है, उत्तराखंड। बेसिकली यदि मैं बोलूँ तो पहले जो लक्ष्मण झूला था उसकी जगह अब ये ग्लास सस्पेंशन ब्रिज बनेगा। तो ये लक्ष्मण झूले का स्थान लेने वाला है। तो जो लक्ष्मण झूला था उसकी जगह अब ये ब्रिज बन जाएगा, थोड़ा मॉडर्नाइज होगा, स्पेशल सेंसेशन ब्रिज है और इसका नाम क्या रखा गया है, बजरंग सेतु। तो बजरंग सेतु इसका नाम है और ये लक्ष्मण झूले के स्थान पर बनेगा, सस्पेंशन ब्रिज है। किसी कारण से जो है लक्ष्मण झूले को 2019 में बंद कर दिया गया था, उसके बाद इसे चालू नहीं किया गया, इसकी जगह ये ग्लास सस्पेंशन ब्रिज बनाया गया है, जिसमें जो है 60 करोड़ की लागत आने वाली है। लंबाई होगी 132 मीटर और चौड़ाई होगी जी 8 मीटर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सही आंसर है जी ऋषिकेश। अगला प्रश्न है, बुरे वेस्टर्निक मिसाइल किस देश की है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी भारत। तो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट मिसाइल है, स्टार मार्क कर लेना, क्योंकि इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है। और किसके द्वारा इसका परीक्षण किया गया है, तो परमाणु चालित ये मिसाइल है। कैसी मिसाइल है? क्रूज मिसाइल है। तो यह परमाणु चालित क्रूज मिसाइल है, क्रूज मिसाइल है। कितनी दूरी की है, तो आपको दूरी भी ध्यान रखनी है, कितना, तो लगभग जो है 14,000 किलोमीटर दूरी ये तय कर सकती है। कितने घंटे उड़ सकती है, तो भाई कंटिन्यू 15 घंटे ये हवा में रह सकती है। तो 15 घंटे हवा में रह सकती है, यानी इसकी क्षमता क्या है, कंटिन्यू 15 घंटे हवा में रह सकती है और लगभग 14,000 किलोमीटर। अब आप सोच सकते हैं 14,000 किलोमीटर कितनी दूरी होती है। और इसका जो है अभी क्या कर लिया गया है, सफल परीक्षण कर लिया है। और इसका हो गया है सफल परीक्षण, किसके द्वारा किया गया है, तो रूस के द्वारा विकसित की गई है, रूस द्वारा विकसित की गई है। और इसकी घोषणा किसने की थी, तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन जी ने इसकी घोषणा की है। ये आपको ध्यान रखना है। बुरे वेस्टर्निक जो है किसकी है, तो बुरे वेस्टर्निक आपसे पूछा जाए तो ध्यान रख लेना रशिया की। तो सही आंसर है जी रूस। अगला प्रश्न, सखारोव पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए विनोद कुमार गुप्ता, ऑप्शन बी ली यू जियावन, ऑप्शन सी आंद्रेज पागजोवुट और ऑप्शन डी है विनोद जियावन। तो ये विनोद जियावन और लियावन एक ही हो गया है। आपको ध्यान रखना है सखारोव पुरस्कार 2025, और सखारोव पुरस्कार यूरोपीय संघ द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है। तो यूरोपीय संघ द्वारा प्रदान किया जाता है किस क्षेत्र में, मानवाधिकारों के संरक्षण के क्षेत्र में, मानवाधिकार संरक्षण
के क्षेत्र में यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है? यूरोपीय संघ के द्वारा। और इस साल का जो पुरस्कार है वो किसे दिया गया है? 2 कैदी पत्रकारों को दिया गया है। तो इस साल का 2025 का पुरस्कार दिया गया है 2 कैदी पत्रकारों को। और ये जो 2 कैदी पत्रकार हैं वो कौन है? तो एक तो ध्यान रखना, आंद्रे पोजोवुट, ठीक है। और आंद्रे पोजोवुट जो है, आंद्रेज पोजोवुट या बुत, ये कहाँ के हैं? बेलारूस के हैं। और ये कौन है? तो भाई कैदी पत्रकार हैं। दूसरे ध्यान रखना है कौन है? तो नबिया आग्रोवोलेली, ठीक है। तो नजिया, अब मैं भी कुछ नहीं कर सकती, मिर्जा जो है इनका नाम ही ऐसा होता है तो ऐसा ही आपको याद करना पड़ेगा, अमा गला बेली, ठीक है। अमा गलो बली। और ये कहाँ की है? ये जॉर्जिया की। तो इन दोनों को, इसलिए क्वेश्चन में तो सिर्फ एक था लेकिन हमने दोनों को ही देख लिया। इन दोनों को यह पुरस्कार देने की घोषणा अभी की है। पहली बार जो पुरस्कार है 1988 में शुरू किया गया था और ये जो है सोवियत संघ के द्वारा, उस समय सोवियत संघ था 1991 में, तो फिर सोवियत संघ का विघटन हो गया था, उनको ये उनके द्वारा स्थापित किया गया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। किसको मिला है? तो आंद्रेज पोगजोवुट को मिला है। अगला प्रश्न, वीपो सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए मिथुन मिन्हास, ऑप्शन बी शैलेंद्र कौशिक, ऑप्शन सी मिथिला ठाकुर, ऑप्शन डी प्रतिभा सिंह। वीपो सलाहकार बोर्ड, ये वीपो क्या है? तो ये है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व बौद्धिक संपदा अधिकार संगठन। और इस संगठन का क्या है जी? सलाहकार बोर्ड है, सलाहकार बोर्ड है। और इस सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष पहली बार कौन बने हैं? तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर अध्यक्ष प्रतिभा सिंह को। प्रतिभा सिंह को इसलिए भी ध्यान रखना है, ये पहली भारतीय है जो इसकी हेड बनी है। तो न्यायमूर्ति या जस्टिस प्रतिभा सिंह। और ये यहाँ तक पहुँचने वाली क्या है? पहली भारतीय महिला है, पहली भारतीय महिला है जिन्हें इस बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है। कहाँ से है इनका संबंध? तो ये कहाँ की है? ये है जी दिल्ली हाई कोर्ट की। तो दिल्ली हाई कोर्ट से इनका संबंध है और दिल्ली हाई कोर्ट की जो जस्टिस हैं उनको इस, यानी प्रतिभा एम सिंह को वीपो के न्यायाधीशों के सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय संस्था का नेतृत्व करने वाली पहली भारतीय बनी है या पहली भारतीय महिला बनी है। इनका कार्यकाल रहेगा 2025 से 27 तक इनका कार्यकाल रहने वाला है। तो सही आंसर है जी डी प्रतिभा सिंह। अगला प्रश्न, ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार किसे मिला है? ऑप्शन ए अंकित गोस्वामी, ऑप्शन बी शशिकांत दुबे, ऑप्शन सी सुनील अमृत, ऑप्शन डी विकास संजीत। स्टार मार्क कर लीजिए। और जब हम डेली करंट अफेयर पढ़ते हैं तो इनको बहुत डिटेल से हम पढ़ चुके हैं, लेकिन पूरा मंथली हम एक साथ पढ़ रहे हैं, इसलिए हम यहाँ भी इनकी डिटेल से ही बात करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार किसे मिला है? तो भारतीय साहित्यकार जिनका नाम है सुनील अमृत को यह पुरस्कार दिया है। और इनकी जो कृति है उसके लिए, और वो है द बर्निंग अर्थ, ठीक है। तो इनकी किताब है द बर्निंग अर्थ मतलब है अपनी धरती। तो द बर्निंग अर्थ इनकी पुस्तक है और उस पुस्तक के लिए इन्हें ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज़ जो है दिया गया है। ये अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं और वैसे ये जो है भारतीय मूल के हैं, क्योंकि इनके जो माता पिता थे वो क्या थे जी? साउथ इंडियन थे। इसलिए हमें सारी चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखनी है, क्योंकि यहाँ से जो है इम्पॉर्टेंट प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक, चलिए, तो सही आंसर है सुनील अमृत। अगला प्रश्न है, चौथे दक्षिण एशियाई एथलेटिक्स महासंघ सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी अहमदाबाद, ऑप्शन डी रांची। इसको भी स्टार मार्क कर लीजिएगा प्रश्न को। और प्रश्न में आपको ध्यान रखना है सेल्फ, ठीक है। तो इस पूरे का एक ही मतलब निकलता है, ये है जी सेल्फ।
ठीक है। तो सैफ की जो है सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप है, और इस सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप जो है उसकी शुरुआत कहाँ पर हुई, कहाँ आयोजित किया गया, तो आपको ध्यान रखना है रांची में, और रांची में मोहारवादी बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में। तो आयोजन कहाँ हुआ है, बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम कहाँ पर है ये, तो अगर जगह की बात करें तो ये है मोहराबादी में, ठीक है। और मोहराबादी है रांची, और रांची है झारखंड में। तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है, क्षेत्र भी बता दिया है, जिला भी बता दिया है, राज्य भी यहाँ पर बता दिया है। और ये क्या है, इसका चौथा संस्करण है, और चौथे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये यहाँ किया गया है। इसमें भारत की बात करें तो भारत ने कुल इसमें 14 पदक अपने नाम किए हैं। 14 में आपको ध्यान रखना है स्वर्ण, एक आपको ध्यान रखना है रजत, एक ध्यान रखने हैं जी कांस्य पदक। यदि 14 पदक में हम स्वर्ण पदक की बात करें तो कितने हैं जी, 4 पदक हैं। फिर अगर हम बात करें रजत पदक कितने हैं, तो 6 हैं, और फिर ये कितने हैं जी, 3 हैं, ये भी 4 हैं। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कितने कितने पदक हैं, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। कुल जो है भारत के द्वारा 14 पदक इस प्रतियोगिता में जीते गए हैं, ठीक है। चलिए, तो सही आंसर है रांची। भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को किस मानद पद से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए कर्नल, ऑप्शन बी जनरल, ऑप्शन सी लेफ्टिनेंट कर्नल, ऑप्शन डी सूबेदार। यहाँ हम बात कर रहे हैं नीरज चोपड़ा की। नीरज चोपड़ा की हम बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो ओलंपिक खेल थे, ओलंपिक में दूसरे व्यक्तिगत स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी हैं, और पहले थे अभिनव बिंद्रा, और इनके द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया था ओलंपिक में। किसके खिलाड़ी हैं नीरज चोपड़ा, तो ये भाला फेंक के खिलाड़ी है, क्वेश्चन में भी लिखा है। और भाला फेंक को ही हम क्या कहते हैं, जैवलिन थ्रो भी कहते हैं। और अभी इनको 22 अक्टूबर को ही एक समारोह में, 22 अक्टूबर 2025 को एक नई दिल्ली के समारोह में राजनाथ सिंह जी के द्वारा, और राजनाथ सिंह जी कौन है जी, रक्षा मंत्री है, और इनके द्वारा इन्हें एक मानद पद दिया गया है। किसका, लेफ्टिनेंट कर्नल का मानद पद इन्हें प्रदान कर दिया है। अब ये सेना में क्या बन गए हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल बन गए हैं। इसका प्रतीक चिन्ह औपचारिक रूप से इन्हें दिया गया है। और इनका संबंध किससे है, तो आपको पता ही है कि नीरज चोपड़ा कहाँ के हैं, पानीपत हरियाणा के। अभी वो बात अलग है, अभी दूसरी बार ये रजत पदक से इनको क्या करना पड़ा था जी, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा था। सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, सुल्तान जौहर कप 2025 में भारत ने कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन ए गोल्ड, ऑप्शन बी सिल्वर, ऑप्शन सी ब्रॉन्ज, इनमें से कोई नहीं। सुल्तान जौहर कप, जब मैंने आपको करंट में पढ़ाया था क्लास में, तो मैंने आपसे बोला था कि भाई आप इसमें ये ज़रूर ध्यान रखना कि ये जो कप है वो किसका है। पहले तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि ये जो सुल्तान जौहर कप है वो किस खेल से संबंधित है। तो बता दीजिए किस खेल से संबंधित है। मैं नहीं बताऊंगी, आप इसे क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। कौन जीता है, तो इसमें हम विजेता की बात कर लेते हैं। विजेता टीम रही है ऑस्ट्रेलिया की, यानी इसने क्या जीता है, स्वर्ण पदक। उप विजेता कौन रहा है, भारत। तो भारत ने क्या जीता है जी, रजत पदक। भारत ने कौन सा पदक जीता है, रजत। और जीता कौन है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की टीम लगातार 3 बार फाइनल में हार के बाद फाइनली इस बार जीत गई है। और भारत ने जो है इसमें क्या जीता है, रजत पदक जीता है। और बहुत मामूली अंतर से हम यहाँ पर हारे हैं। और इस बार भारत जो है टूर्नामेंट में 5वां उपविजेता रहा है,
ठीक है। तो भारत टूर्नामेंट में 5वां उपविजेता रहा है। ऑस्ट्रेलिया निरंतर 3 बार हार रहा था और अब इस बार जो है जीत गया है, और ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, सही है जी, सिल्वर बी। वी राइज पहल किस संगठन द्वारा शुरू की गई है? ऑप्शन ए राजीविका, ऑप्शन बी नीति आयोग, ऑप्शन सी रीको, ऑप्शन डी वीपू। वी राइज जो पहल है वो नीति आयोग की एक पहल है, नीति आयोग की एक पहल है। किनके लिए ये पहल की गई है? तो महिलाओं के लिए, यानी महिला उद्यमिता मंच एवं डीपी वर्ल्ड द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। महिला उद्यमिता मंच व डीपी वर्ल्ड द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। ये दोनों कहाँ आते हैं? तो ये नीति आयोग के अंतर्गत काम करता है, महिला उद्यमिता मंच, और इसका उद्देश्य है महिला उद्यमियों को सशक्त बनाना, महिला उद्यमियों का सशक्तिकरण करना, और साथ ही इन्हें क्या करना है? आर्थिक रूप से आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है, या समावेशी सतत उद्यमों का विकास करना है, सतत उद्यमों का विकास करना है। वी राइज पहल, यहाँ पर यदि हम बात करें कि वी राइज का मतलब क्या है, तो ये है, वी मतलब आपको ध्यान रखना है वुमेन एंटरप्रेन्योर, है ना। तो वी, डब्ल्यू मतलब वुमेन, ई मतलब एंटरप्रेन्योर, राइजिंग अमेज इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो आपको ध्यान रखना है री इमेजिंग, आर फॉर क्या है? री इमेजिंग, इंक्लूसिव आई, एंड सस्टेनेबल क्या है ये? एंटरप्रेन्योर, ठीक है, एंटरप्रेन्योर या एंटरप्राइज। ये आपको नाम भी ध्यान रख लेना, वैसे संभावनाएं कम है लेकिन पूछ ले तो आप ध्यान रखना, बी आपका सही आंसर है वी राइज पहल के लिए। अगला प्रश्न है, सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या रही? ऑप्शन ए 21, ऑप्शन बी 23, ऑप्शन सी 42, ऑप्शन डी 56। तो इम्पॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, ये वाली जो आपकी राइज पहल है ये 17 अक्टूबर 2025 को शुरू की गई थी, ये भी मेंशन कर लीजिएगा जब याद आ ही गया है। हम बात कर रहे हैं सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स की, ठीक है। और सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स की जब हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर ये पहले देखेंगे कि इसको जारी कौन करता है। तो इसे जारी करता है इनरिच फाउंडेशन एंड MID वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव सेंटर। तो आयोजन या जारी किसके द्वारा किया जाता है? हिनरिच फाउंडेशन व IMD वर्ल्ड, देखो IMD भी रखोगे त्याग तो भी अपना चल जाएगा, कॉम्पिटिटिव ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको ध्यान रखना है, या सेंटर, ये इसको जारी करता है। और क्या ध्यान रखना है? शीर्ष 3 देश कौन से हैं, क्योंकि हर इंडेक्स में ये जरूर पूछा जाता है कि टॉप 3 कंट्रीज कौन से हैं। तो पहले नंबर पर कौन है जी? UK, है ना। दूसरे पे कौन आ जाएगा? न्यूजीलैंड। तो पहला कौन सा है? UK, दूसरा है न्यूजीलैंड, तीसरा है जी ऑस्ट्रेलिया। तीसरा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, पूछा क्या गया है, तो हमें ध्यान रखना है भाई भारत की स्थिति क्या है। इसमें कई सारे इंडेक्सेस के आधार पर रैंकिंग की जाती है, जैसे सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय, व्यापार प्रदर्शन कैसा है, एकीकरण में सुधार कैसा है। तो अगर हम भारत की बात कर लें तो भारत का स्थान इस रैंक इंडेक्स में कौन सा है? भारत का स्थान है जी 23, ठीक है। तो 23वां स्थान है। और अगर बोले आपसे कि भारत का स्कोर कितना है, तो स्कोर भी ध्यान रख लेना, 33.02 भारत का स्कोर है, और सही आंसर है जी बी यानी 23। अगला प्रश्न, उन्नत नाइट विजन फैक्ट्री किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी यूपी यानी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी कर्नाटक, ठीक है। तो उन्नत नाइट विजन फैक्ट्री की यदि हम बात करें, ये फैक्ट्री जो है राष्ट्र को समर्पित की गई थी।
किसके द्वारा, तो आपको ध्यान रखना है उन्नत नाइट विजन फैक्ट्री। और 18 अक्टूबर 2025 को प्रधानमंत्री यानी पीएम श्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसे राष्ट्र को समर्पित किया गया। इसे राष्ट्र को समर्पित किया गया किसको, उन्नत नाइट विजन फैक्ट्री को। ये है कहाँ पर, तो आपको ध्यान रखना है ये फैक्ट्री है कृष्णा जिले में। ठीक है, कृष्णा जिले के स्थान कौन सा है, तो ध्यान रखना निम्बूलुरु। ठीक है, निम्बूलुरु में ये है। और अगर पूछ ले एरिया, तो आपको पता है कृष्णा जिला कहाँ आता है, आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के निम्बूलुरु में ये फैक्ट्री है और इसे जो है किसके द्वारा स्थापित किया गया है, भेल के द्वारा इसे स्थापित किया गया है, भेल के द्वारा। भेल क्या है, तो भेल है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ठीक है, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा इसे निर्माण किया गया और अभी ये जो है देश को समर्पित कर दी गई है। तो सही आंसर है जी आपका आंध्र प्रदेश, और हो सकता है कृष्णा जिला भी आपको दे दे। अगला प्रश्न है, एबल पुरस्कार 2025 किसे मिला है? ऑप्शन ए पीटर शेल्फ, ऑप्शन बी जोएल मोकिर, ऑप्शन सी फिलिप जॉर्ज, ऑप्शन डी मसाकी काशीवार। तो एबल पुरस्कार को आपको पता है क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है गणित का नोबेल। इसे क्या कहा जाता है, गणित का नोबेल पुरस्कार। तो गणित का नोबेल पुरस्कार है वर्ष 2025 के लिए किसे दिया गया है, तो आपको ध्यान रखना है मासाकी काशीवार को। ठीक है, तो आप ध्यान रखना किसको मिला है ये, मासाकी काशीवारा को। ठीक है, तो मासाकी काशीवारा को मिला है, मासाकी काशीवारा को ये दिया गया है। ये कहाँ के हैं, तो भाई ये गणितज्ञ हैं, कहाँ के, जापान के। तो जापान के गणितज्ञ हैं और स्पेशली बोलूँ तो बीज गणित के लिए इन्हें जाना जाता है। ठीक है, और ये भी पूछा जाता है कि एबल पुरस्कार को गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। नोबेल पुरस्कार नॉर्वे में दिए जाते हैं, आपको सब पता ही है। अभी हम नोबेल और पढ़ लेंगे, तो डी ऑप्शन यहाँ सही है। अगला प्रश्न है, किस देश के द्वारा पीएम नरेंद्र मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ मैकारियोस थर्ड से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए जॉर्डन, ऑप्शन बी लीबिया, ऑप्शन सी पेरू, ऑप्शन डी साइप्रस। देखो पीएम नरेंद्र मोदी जी को तो भैया ध्यान रख लेना, अब तक जो है अभी भी ओमान और जॉर्डन जाके आए थे, तो वहाँ के जो सर्वोच्च सम्मान थे वो भी इनको दिए गए और कोई भी पूछा जा सकता है। तो इसलिए ध्यान रखना, मैं बता दूं आपको कि अब तक इन्हें 29 देशों के सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिए जा चुके हैं, सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिए जा चुके हैं। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है, जहाँ पर देश का नाम नहीं दिखता। जैसे आप कोई किसी को भारत रत्न दे दे तो पता चल गया भाई भारत रत्न भारत का ही होगा, लेकिन अब इस नाम में कहीं पर भी पता नहीं चल रहा है कि ये किसका सम्मान है। तो ये ध्यान रखना, ये साइप्रस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और ये लेटेस्ट में जो है इन्हें जॉर्डन और ओमान का जो है सम्मान दिया गया है। और ये जो सम्मान है साइप्रस देश का, और इसमें जो नाम है ना मैक्रियोस, ये मैक्रियोस कौन है, तो भैया ये साइप्रस के राष्ट्रपति है, उनकी स्मृति में दिया जाता है। तो ये साइप्रस के राष्ट्रपति हैं, उनकी स्मृति में दिया जाता है। तो सही आंसर है जी डी साइप्रस। 29 देशों ने अब तक दे दिया है, तो 29 के 29 तो याद नहीं, लेकिन 29 में से कुछ तो ऐसे होते हैं जो नाम से ही होते हैं तो उनमें दिक्कत नहीं आती है, जो नाम से नहीं हो ना उनको थोड़ा सा ध्यान रख लेना बच्चों, पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न, रेडी रिलीवेंट एंड रेजिडेंट सेकंड पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए जनरल उपेंद्र व्यास, ऑप्शन बी संदीप दीक्षित, ऑप्शन सी मंगल शेखर, ऑप्शन डी जनरल अनिल चौहान। रेडी रिलीवेंट और रिसर्जेंट 2 पुस्तक जो है ये किसके द्वारा, तो आप पहले तो इसका विमोचन किया गया था। विमोचन कब किया गया है, 14 अक्टूबर 2025 को। किसके द्वारा विमोचन किया गया है, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह। तो इनके द्वारा अगर किया गया है तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा।
ठीक है। पुस्तक के अगर लेखक की बात करें, लेखक कौन है, तो लेखक है जी जनरल अनिल चौहान। और अनिल चौहान जी कौन है वर्तमान में, तो ये है जी भारत के CDS, चीफ डिफेंस स्टाफ। तो ये भी ध्यान रखना कि CDS है भारत के जनरल अनिल चौहान जी, और इन्होंने ये बुक लिखी है। और ये जो बुक है वो प्रकाशित किसके द्वारा की जाएगी, तो पेंटागन प्रेस के द्वारा। इसका प्रकाशन किया जाएगा पेंटागन प्रेस के द्वारा, पेंटागन प्रेस के द्वारा इसका प्रकाशन किया जाना है। तो सही आंसर है डी अनिल चौहान। अगला प्रश्न है, समुद्र शक्ति अभ्यास 2025 का आयोजन किन देशों के मध्य हुआ है। ऑप्शन ए है भारत श्रीलंका, ऑप्शन बी है भारत मालदीव, ऑप्शन सी है भारत वियतनाम, ऑप्शन डी है भारत इंडोनेशिया। किसी ना किसी सैन्य अभ्यास से जो है एक प्रश्न डेफिनेटली आपसे पूछा जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है, किसी भी सैन्य अभ्यास से पूछा जा सकता है। समुद्र शक्ति अभ्यास की बात करें तो ये द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है, भारत और इंडोनेशिया। भारत और इंडोनेशिया के मध्य ये अभ्यास जो है आयोजित किया जा रहा है। ये इसका कौन सा है, 5वां संस्करण है, 5वां संस्करण है। जो 5वां संस्करण है उसका आयोजन कब हुआ है, तो आयोजन ध्यान रखना 14 से 17 अक्टूबर 2025 को इसका आयोजन किया गया। कहाँ आयोजन हुआ है, तो विशाखापट्टनम। तो अगर विशाखापट्टनम नहीं दिया होता तो साथ में भारत भी ध्यान रखना। और जो भी द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास होते हैं वो चक्रानुक्रम में आयोजित किए जाते हैं, एक बार इस देश में एक बार इस देश में। और ये क्या है, एक नौसैनिक अभ्यास है ये भी। तो नौसेना का ये अभ्यास है, कब आयोजित किया गया, और भारत की ओर से जो है यहाँ पर INS कवरवती और इंडोनेशिया की तरफ से जॉन लाई जो वहाँ का हेलीकॉप्टर है वो शामिल हुआ था इस सैन्य अभ्यास में। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो फिर आपको अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, तो डी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पंकज धीर का निधन हुआ है, ये क्या थे, एक अभिनेता, बी लेखक, सी साहित्यकार, ऑप्शन डी चित्रकार। पंकज धीर जो है महाभारत सीरियल आता है, महाभारत धारावाहिक में जो है इन्होंने किसकी भूमिका निभाई थी, कर्ण की भूमिका निभाई थी, कर्ण की भूमिका निभाई थी। यानी मतलब क्या है जी, ये क्या है, तो ये एक अभिनेता है और इन अभिनेता का जो है हाल ही में क्या हो गया है, निधन हो गया है। प्रसिद्ध अभिनेता है, महाभारत में इन्होंने कर्ण का किरदार निभाया था। 68 वर्ष की आयु में जो है इनका क्या हो गया है, निधन हो गया है, ठीक है। तो सही आंसर है जी ए। अगला प्रश्न है, प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर सम्मान किस देश का सम्मान है जो डोनाल्ड ट्रंप को प्रदान किया गया। ऑप्शन ए सीरिया, ऑप्शन बी यूक्रेन, ऑप्शन सी ईरान, ऑप्शन डी इजराइल। प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर सम्मान ये किस देश का सम्मान है, इजराइल का सम्मान है। और इजराइल का ये जो सम्मान है वो 2025 के लिए दिया गया है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दिया है। अब आपको लग रहा होगा इन्होंने क्या ऐसा कामनामा कर दिया जो इनको दिया गया है, तो इन्होंने जो है गाजा पर युद्ध विराम के लिए प्रयास किए थे, इसके लिए यह पुरस्कार इन्हें दिया गया है। तो गाजा में युद्ध विराम व शांति के प्रयासों हेतु, युद्ध विराम व शांति के प्रयासों हेतु इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। तो सही आंसर है जी डी इजराइल। अगला प्रश्न, फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। ऑप्शन ए आनंद गोयनका, ऑप्शन बी मधुर शाह, ऑप्शन सी कुलश्रेष्ठ भूषण, ऑप्शन डी सुशील त्यागी। फिक्की हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये हमारा एक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। तो फिक्की के अभी जो नए चेयरमैन बने हैं वो कौन बने हैं, अनंत गोयनका। तो अनंत गोयनका को जो है फिक्की का नया चेयरमैन बनाया गया है। ये किसका स्थान लेंगे, तो इनके द्वारा हर्षवर्धन अग्रवाल का स्थान लिया जाएगा, का स्थान
लिया जाएगा, वैसे ये नहीं पूछा जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। इनके द्वारा जो है पहले ये सीएट के एमडी थे, अभी ये फिक्की के क्या बन गए हैं जी, चेयरपर्सन बन गए। फिक्की की स्थापना 1927 में हुई थी, जीडी बिरला जी के द्वारा की गई थी। ठीक है जी, ये सारा ध्यान रखना, तो सही आंसर है ए। अगला प्रश्न है, पीएम श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा गूगल एआई हब कहाँ स्थापित किया गया? ऑप्शन ए विशाखापट्टनम, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी शिलोंग, ऑप्शन डी पुणे। मोदी जी ने किया है उद्घाटन गूगल एआई हब। गूगल एआई हब जो है वो मोदी जी के द्वारा इसका स्वागत किया गया है, शुरू किया गया है। और कहाँ किया गया है, तो इतना सा ध्यान रख लेना कि भाई इसका जो शुभारंभ है 14 अक्टूबर 2025 को किसके द्वारा किया गया है? पीएम श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। कहाँ किया गया है? विशाखापट्टनम में किया गया है। और विशाखापट्टनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश। अब ये क्या है क्या नहीं है इसके बारे में बात करें तो इसके माध्यम से जो है डेटा सेंटर स्थापित किया जाएगा। कई सारी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है गूगल के लिए, एआई के लिए यहाँ पर डेवलप किए जाने हैं। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रख लें। बेटी प्रश्न ये पूछा जाएगा कहाँ, तो ये ध्यान रख लेना विशाखापट्टनम, ये सही आंसर है। अगला प्रश्न, राम नाईक जिनका निधन हुआ किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए कला, ऑप्शन बी समाज सेवा, ऑप्शन सी विज्ञान, ऑप्शन डी राजनीति। राम नाईक जी का अभी हाल ही में क्या हो गया है जी? निधन हो गया है। और ये कौन थे? तो इनका 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। और ये थे जी गोवा के सीएम। ठीक है, कौन थे जी? गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री थे। और कौन थे? और ये साथ में कृषि मंत्री भी रह चुके हैं। तो कृषि मंत्री भी रह चुके हैं, गोवा के जो है सीएम भी रह चुके हैं। तो इनका संबंध किससे हो गया जी? राजनीति से हो गया। ठीक है, तो राजनीति से ये जो है संबंध है। दिल का दौरा पड़ने से इनकी डेथ हो गई थी, कोई दिक्कत नहीं है जी। चलो जी आगे। ऑस्टा हिंद 2025 का कौन सा संस्करण वर्ष 2025 में आयोजित हुआ? ऑप्शन ए चौथा संस्करण, ऑप्शन बी छठा संस्करण, ऑप्शन सी सातवां संस्करण, ऑप्शन डी नवा संस्करण। जितने भी अभ्यास हैं उनके बारे में 4-5 चीज़ें, कहाँ आयोजित हुआ, कब आयोजित हुआ, कौन सा संस्करण है, ये सारा आपको फैक्ट टू फैक्ट पता होना चाहिए। तो हम बात कर लेते हैं ऑस्टा हिंद की। ऑस्टा हिंद की आयोजन कहाँ हुआ? आयोजन की बात करें तो 13 से लेके 26 अक्टूबर 2025 को इसका आयोजन किया गया। कहाँ पर किया गया? तो आपको ध्यान रखना है इरविन बैरक में। कहाँ हुआ जी? इरविन बैरक में। कहाँ पर है ये? पर्थ में है। पर्थ कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। तो इसका आयोजन कहाँ हुआ है जी? इस बार वाला ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। संस्करण की बात करें तो ये इसका चौथा संस्करण है। तो आप ध्यान रखना ये इसका चौथा संस्करण है क्या जी ये? तो आपने देखा ये क्या है? एक अभ्यास है। क्या है? तो दोनों देशों के सैन्य सहयोग को मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास, द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। दो देशों के बीच आयोजित हो रहा है। एक तरफ भारत है और एक ऑस्ट्रेलिया है। इस बार वाला जो है ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में आयोजित किया गया है, जो क्या है? इसका चौथा संस्करण है। 120 भारतीय सैनिकों ने यहाँ पर भाग लिया है। ठीक है, ये आपको यहाँ ध्यान रखना है। ठीक, सही आंसर है जी ए। अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन ए जोएल मॉकिर, ऑप्शन बी फिलिप अदियन, ऑप्शन सी पीटर होविट, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2025, तो आपको ध्यान रखना है ये पुरस्कार जो है इन तीनों को ही दिया गया था। तीनों कौन है? जोएल मॉकिर है, फिलिप अदियन है। इन तीनों लोगों को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है। इन्हें यह जो पुरस्कार है वो किस लिए प्रदान किया गया है? तो ध्यान रखना है इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमी के द्वारा। ठीक है, तो इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए और नोबेल पुरस्कार तो भैया स्टार मार्क कर लो, एग्जाम में पूछा ही जाता है। ठीक है, तो कोई भी एग्जाम हो यहाँ पर ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है। ये अलग अलग क्षेत्रों में दिए जाते हैं। तो एक बार मैं थोड़ा सा सभी की बात कर लेती हूँ।
ठीक है, तो नोबेल पुरस्कार की बात कर लेते हैं। नोबेल पुरस्कार में अर्थशास्त्र वाला हमने पढ़ लिया है, ठीक है जी। अगला बात कर लेते हैं हम चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार। तो चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार जो है वो किनको दिया गया है, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। 2-3 लोगों को आपको ध्यान रखना है। मैरी ई ब्रांका, मैरी ई ब्रांका कहाँ की है, यूएसए की। और किनको मिला, तो इनके साथ एक और ध्यान रखना, फ्रेड रॉम्सडेल, ठीक है, फ्रेड रॉम्सडेल। और ये सब हमने डिटेल में जब करंट पढ़ा था तब बात कर ली थी, है ना। ये भी कहाँ की है, यूएसए की। एक आपको ध्यान रखनी है जापान की, और इनका नाम क्या है, साकागुची। क्या नाम है जी, साकागुची। तो शिमोन साकागुची। और ये कहाँ की है, जापान की है, ठीक है, जापान की है। तो ये आपको तीनों ध्यान रखने हैं चिकित्सा के लिए। और इनको किसके लिए दिए गए थे, परिधीय प्रतिरक्षा सहिष्णुता के लिए। तो परिधीय परिरक्षा सहिष्णुता के लिए, यानी इम्यूनिटी के लिए जो है इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। अगला पुरस्कार बात करें तो आपको ध्यान रखना है भौतिकी का। अगला कौन सा है, भौतिकी। और लगभग जो पुरस्कार है 2-3 को दिए जाते हैं। यहाँ भी 3 लोगों का नाम आपको ध्यान रखना है। एक तो है जॉन क्लॉर्क, जॉन क्लॉर्क, ये कहाँ के हैं, यूएसए के। एक आपको यूएसए के और ध्यान रखने हैं, उनका नाम है मिशेल द देवोरेट, है ना, मिशेल एच दवोरेट। ये भी कहाँ के हैं जी, यूएसए के हैं। तो मैक्सिमम तो आप देखोगे यूएसए के हैं। तीसरे आपको ध्यान रखना है वो भी यूएस के हैं, जॉन एम मार्टिनस, जॉन एम मार्टिनस। और ये कहाँ के हैं, यूएसए के हैं। तो ये तीनों ही यूएसए के हैं। भौतिकी के लिए इन्हें इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए, माइक्रोस्कोपिक क्वांटम के लिए दिया गया है। फिर हम बात करें, चिकित्सा हो गया, भौतिकी, तो अब बात कर लेते हैं केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री को बोलते हैं रसायन, ठीक है। रसायन में आपको ध्यान रखने हैं जी कितने नाम, फिर 3 नाम। पहला कौन है, सुसुमु कितागावा, ठीक है। तो सुसुमु कितागावा, और इसका मैंने पूरा एक रील भी बना रखा है छोटा। तो इस सारे 6 के 6 जो नॉवेल है वो आप वहाँ से भी याद कर सकते हो। ऑस्ट्रेलिया के, तो ऑस्ट्रेलिया के नाम इजी होते हैं। तो इसका नाम है रिचर्ड रॉबसन। ये कहाँ के हैं जी, ऑस्ट्रेलिया के, ऑस्ट्रेलिया के हैं रिचर्ड रॉबसन। एक आपको ध्यान रखने हैं और यूएसए के, इनका नाम है ओमार एम यामी, ठीक है। तो ओमार एम यामी कहाँ के हैं जी, यूएसए के। तो ये हो गए हमारे रसायन वाले। रसायन के बाद एक हम कर ही चुके हैं अर्थशास्त्र का। यहाँ बात कर लेते हैं साहित्य की। साहित्य में झंझट थोड़ा कम है, यानी सिर्फ एक नाम ध्यान रखना है, और ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये कौन है, लॉज़लो एक्रोना होकाई, ठीक है, लॉज़लो एक्रोना होकाई। कहाँ की है जी, हंगरी की साहित्यकार है। तो ये हंगरी की साहित्यकार है, इनको ध्यान रखना है। लॉज़लो क्या है, होर्नोकाई है, ठीक है। तो इनको आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये ऐसा है, ध्यान रखना। अगली अगर हम बात करें, अगला कौन सा है, तो एक बच गया आपका कौन सा, शांति का। और शांति वाला अभी दिया गया है लेटेस्ट में, तो इसको अनाउंसमेंट उस समय हो गया था, ये ध्यान रखना। मारिया कैरिनो मचाड़ी, मारिया कैरिनो मचाड़ी, कैरिनो माचाड़ी। देखो थोड़ा थोड़ा मचाड़ी माचाड़ी ये मिल जाता है, क्योंकि इनके नाम हमें पता नहीं होते हैं, तो हम अपनी बुक्स में अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं। और ये है वेनेजुएला की, ठीक है। और अगला जो है वो अर्थशास्त्र का है, जो हमने 3 पढ़ ही लिया। तो यहाँ पर जो है टोटल 1 2 3 4 5 6 तो होते हैं, तो 5 मैंने आपको पढ़ा दिए, एक आपने क्वेश्चन में पढ़ ही लिया। तो आपके नोबेल पुरस्कार मेरे हिसाब से कंप्लीट हो गए। स्टार मार्क कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है, ठीक है। चलो जी, तो इसका सही आंसर है डी। अगला प्रश्न है, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 5 अक्टूबर, ऑप्शन बी 10 अक्टूबर, ऑप्शन सी 12 अक्टूबर, ऑप्शन डी 15 अक्टूबर। देखो जब हम मंथली में पढ़ते हैं ना,
डेली डेली पढ़ते हैं तो हमें याद हो जाता है, लेकिन जब मंथली में पढ़ाया जाता है तो भी हम आइडिया लगा लेते हैं कि अक्टूबर का करंट पढ़ा रही है तो अक्टूबर का ही, और यहाँ भी अक्टूबर लिखा है, लेकिन वहाँ एग्जाम में ऐसा नहीं होता है। तो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस जो है 10 अक्टूबर 2025 को बनाया जाता है। एक प्रश्न पूछा जाएगा, दिवस वो कोई सा भी हो सकता है, ठीक है। किसके द्वारा? तो आपको 2 ऑर्गेनाइजेशन ध्यान रखनी है, एक तो WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, और एक वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ मेंटल हेल्थ, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ मेंटल हेल्थ के द्वारा इसे आयोजित किया जाता है। अगर हम बात करें इसकी थीम, तो वो क्या है? इसकी थीम ध्यान रखना, मेंटल हेल्थ इज यूनिवर्सल, क्या है? राइट, ठीक है। तो मेंटल हेल्थ इज यूनिवर्सल यानी सार्वभौमिक ह्यूमन राइट है। तो मानसिक स्वास्थ्य एक सार्वभौमिक मानवा अधिकार है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये हर साल बनाया जाता है ना, 10 अक्टूबर को हर वर्ष बनाया जाता है। अभी तो हमने बात की है 25 की, इसलिए मैंने 25 लिख दिया है, ठीक है। तो हर साल बनाया जाता है। अगला है मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए मारुषि शिल्लर, ऑप्शन बी मैट डिजिना, ऑप्शन सी शेरी सिंह, ऑप्शन डी अलका शौर्य। ये आपको याद होना ही चाहिए, क्योंकि भाई ये मिला है इंडियन को। तो जब इंडियन को मिला है तो हमें ध्यान रखना है, और ये किसको मिला है? शेरी सिंह को। तो मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब जीता है शेरी सिंह ने, और शेरी सिंह जो है वो बन गई है मिसेज यूनिवर्स 2025। और ये जो है इसका प्रोग्राम हुआ था मनीला फिलीपींस में, लेकिन ये हमें ध्यान रखना नहीं है, शेरी सिंह को आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो शेरी सिंह इसका आंसर है। अगला, किस अमेरिकी राज्य के द्वारा दीपावली का अवकाश घोषित किया गया है? ऑप्शन ए कैलिफोर्निया, ऑप्शन बी टेक्सास, ऑप्शन डी फ्लोरिडा, ऑप्शन डी सेंट जॉर्जिया। तो आपको ध्यान रखना है, हाल ही में जो है अक्टूबर में कैलिफोर्निया ने आधिकारिक तौर पर दिवाली को राजकीय अवकाश घोषित कर दिया। अवकाश नहीं, राजकीय अवकाश, राजकीय अवकाश यहाँ पर घोषित कर लिया है। और ये ऐसा करने वाला जो है, ये ऐसा करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। तो पहला राज्य नहीं है, ये तीसरा राज्य है जिसके द्वारा ऐसा किया गया है। पहला कौन सा है? तो पेंसिल्वेनिया जो है पहला राज्य है। दूसरा राज्य कौन सा है? कनेक्टिकट, है ना। तो दूसरा है कनेक्टिकट। तो तीसरा कौन हो गया? कैलिफोर्निया, जिसने दिवाली का राजकीय अवकाश घोषित किया है। अगला प्रश्न, श्रीनिवास रामानुजन पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए सैम डिसूजा, ऑप्शन बी साइमन शेक, ऑप्शन डी स्मिथ विलियम, ऑप्शन डी है अलेक्जेंडर स्मिथ। श्रीनिवास रामानुजन पुरस्कार जो है उसे किसे सम्मानित किया गया है? तो आपको ध्यान रखना है, किसे? यहाँ ध्यान रखना, अलेक्जेंडर स्मिथ को यह पुरस्कार दिया गया है। और किसके लिए? ये कौन है? ये गणितज्ञ है, कहाँ के? न्यूयॉर्क के। तो आपको ध्यान रखना है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, कोलंबिया विश्वविद्यालय के ये क्या है? गणितज्ञ है, ठीक है। क्या है जी? ये गणितज्ञ है। तो ये पुरस्कार वैसे भी किसको दिया जाता है? गणितज्ञों को ही दिया जाता है। और इस बार जो है इन्हें ये पुरस्कार मिला है किसके लिए भाई? नंबर सिस्टम में, नंबर सिस्टम हम पढ़ते हैं ना, नंबर सिस्टम में शोध व अनुसंधान हेतु इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। ये पुरस्कार किससे संबंधित है? तो ध्यान रखना, ये मैथ्स से संबंधित है, ठीक है। तो मैथ्स से संबंधित ये पुरस्कार है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 8वीं असेंबली 2025 कहाँ संपन्न हुई? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी नई दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, जिसे हम इंटरनेशनल सोलर अलायंस कहते हैं, उसकी 8वीं
असेंबली 2025 का हुआ है जी आयोजन। ये जो 8वीं असेंबली है वो कब आयोजित की गई, तो आप ध्यान रखना 27 से 30 अक्टूबर 2025 को कहाँ आयोजित हुई, भारत मंडपम में। भारत मंडपम कहाँ है, नई दिल्ली में। तो भारत मंडपम नई दिल्ली में इस असेंबली का आयोजन किया गया। विषय वही है कि भाई ISA क्या है, तो सौर ऊर्जा उत्पादन वाले देशों का एक समूह है। तो बेसिकली अगर बोले तो हम कह सकते हैं कि मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच वाले जो देश हैं जहाँ पर सौर ऊर्जा उत्पादन की संभावनाएं हैं, वहाँ पर ये जो है आपका ऑर्गेनाइजेशन है उन देशों का। और इसकी शुरुआत जो है कब की गई थी, इसकी शुरुआत की गई थी 2015 में, ठीक है। और 2015 में जो पेरिस समझौता हुआ था ना, पेरिस सम्मेलन, उसके तहत की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी, तो भारत और फ्रांस के द्वारा। तो शुरू में भारत और फ्रांस ने जो है इसकी शुरुआत की थी। और इसका जो मुख्यालय है वो हमारे इंडिया में है, और इंडिया में गुड़गांव में है, जिसे हम क्या कहते हैं, गुरुग्राम कहते हैं, वहाँ पर है। तो सही आंसर है जी क्या, कि इसका आयोजन कहाँ हुआ, नई दिल्ली के भारत मंडपम में। अगला प्रश्न, 8 अक्टूबर 2025 को महाराष्ट्र में किस हवाई अड्डे का उद्घाटन हुआ। ऑप्शन ए नवी मुंबई, ऑप्शन बी अंधेरी, ऑप्शन सी वाड़ा, ऑप्शन डी बांद्रा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि भाई 8 अक्टूबर 2025 को पीएम श्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश का पहला डिजिटल हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया। और ये पूरा डिजिटली काम करेगा। और ये हवाई अड्डा कौन सा है, तो नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नई मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, महाराष्ट्र में। हवाई अड्डा महाराष्ट्र। किसने उद्घाटन किया था, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। देश का पहला डिजिटल है। और अगर हम बात करें, वैसे ये खुद ही क्या करेगा, अपने आप में बिजली बनाएगा। और ये जो अड्डा है वो कमल के आकार का है। और ये जो है महाराष्ट्र का दूसरा हवाई अड्डा है। तो महाराष्ट्र का दूसरा हवाई अड्डा है। यानी अब वहाँ कितने हवाई अड्डे हो गए, एक तो हो गया छत्रपति शिवाजी टर्मिनल वाला, और दूसरा हो गया ये जी। और अपने आप में जो है क्या बनाएगा, बिजली भी बनाएगा, और साथ में लोगों को रोजगार भी इसके माध्यम से दिया जाना है। तो सही आंसर है ए नवी मुंबई। अगला प्रश्न, भारत की पहली चीता सफारी कहाँ शुरू हुई। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो जब बात आ रही है चीते की, तो पहली चीता सफारी जो है वो होगी जी कूनो में। और कूनो राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो कूनो राष्ट्रीय पार्क में होगी। और ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में ही क्या बन रहा है, देखो टाइगर कॉरिडोर भी बन रहा है। तो पहला जो है अंतरराज्यीय मल्टीनेशनल टाइगर कॉरिडोर भी यहाँ पर बन रहा है। इसमें जो है 5 टाइगर कॉरिडोर को शामिल करके ये बनाया जाना है। और आपको पता है 2022 में जो है प्रोजेक्ट चीता भी शुरू किया गया था। ठीक है, ये सारी चीज़ें भी ध्यान रख लेना। ये तो अभी लेटेस्ट की खबर है। और इसमें 5 जो टाइगर रिजर्व है उनको शामिल करते हुए एक पूरा कॉरिडोर बनाया जाएगा। और इसका नाम क्या है, राज्य स्तरीय मल्टीनेशनल टाइगर कॉरिडोर। कहाँ बनेगा जी, ये मध्य प्रदेश में बनेगा। और मध्य प्रदेश के 5 जो टाइगर रिजर्व हैं उनको किया जाएगा कनेक्ट NH 52 पर। ये ध्यान रख लेना 52 है या 45 है, एक बार थोड़ा सा चेक कर लेना, इसको रहने दीजिए। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का 181वां सदस्य देश कौन बना है। ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी मैक्सिको, ऑप्शन सी मालदीव, ऑप्शन डी माली। तो आपको ध्यान रखना है इंटरनेशनल
क्या है ये? परमाणु एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। और इसका 181वां सदस्य देश कौन बना है? मालदीव। मालदीव, मालदीव को आपको ध्यान रखना है। और मालदीव जो है इसका 181वां देश बना है। और इसको जो है जोड़ा मंजूरी दी गई थी कब? तो इसको मंजूरी दी गई थी 15 सितंबर। तो 15 सितंबर 2025 को इसे मंजूरी दी गई थी। और अब ये क्या बन गया है? 181वां सदस्य देश बन गया है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का। ठीक है, तो यहाँ से भी आपसे जो है प्रश्न पूछे जा सकते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी, अगला प्रश्न सी सही आंसर। विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक प्राप्त किए? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 24, ऑप्शन डी 27। यहाँ पर पहले पूरी चैंपियनशिप के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए, हो सकता है कोई और प्रश्न यहाँ से पूछ लिया जाए। पहला तो आपको ध्यान रखना है इसका आयोजन कब हुआ। तो आयोजन हुआ है जी 27 सितंबर से लेके 7 अक्टूबर 5 अक्टूबर 2025 तक। ठीक है, कहाँ पर इसका आयोजन हुआ है? तो ध्यान रखना है नई दिल्ली में, नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है। कौन सा संस्करण है? 12वां संस्करण है। ठीक है, क्या है जी? ये आपको ध्यान रखना है, पैरा एथलेटिक्स है, यानी कुल जो पैरा एथलेटिक्स है वो पहली बार इसमें शामिल हो रहे हैं। ठीक है, भारत में पहली बार इसका आयोजन हुआ है। भारत के द्वारा क्या किया गया है? इसकी पहली बार जो है मेजबानी की गई है। अगर हम बात करें कुल कितने देश इसमें शामिल हुए हैं तो 114 देश और उनकी भी 186 प्रतिस्पर्धाएं हैं जहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं कम है। हम बात कर लेते हैं यहाँ पदक तालिका की। पदक तालिका में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा है? ये आपको ध्यान रखना है कि प्रथम स्थान किसने किया है। तो देखो ब्राज़ील ने पहला स्थान प्राप्त किया है। और ब्राज़ील ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो ब्राज़ील के द्वारा कुल 44 पदक जीते गए हैं और 44 में गोल्ड है 15, रजत है 20 और कांस्य है जी 9। फिर दूसरा स्थान किसको ध्यान रखना है? चीन को। ठीक है, चीन ने कितने जीते हैं? 52 पदक जीते हैं। अब आप बोल रहे हैं मैम 52 तो ज़्यादा है, 44 कम है, तो जो गोल्ड ज़्यादा जीता है उसी को पहले विनर माना जाता है पदक तालिका में। यहाँ इसने गोल्ड जीते थे 15 और यहाँ इसने पदक जीते हैं 13, तो 15 जिसके ज़्यादा है वो पदक तालिका में पहले आ जाएगा। हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि भाई भारत, तो भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान है 10वां। भारत का 10वां स्थान है इस खेलों में, इस चैंपियनशिप में। और भारत ने कुल 22 पदक यहाँ पर जीते हैं। और भारत के तो देखो हमें तीनों ही ध्यान रखने पड़ेंगे, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज। अगर हम भारत के गोल्ड की बात करें तो मात्र कितने? 6 गोल्ड जीते हैं। सिल्वर कितने जीते हैं? 9। ब्रॉन्ज कितने जीते हैं? 7। तो टोटल करके इन्होंने 22 पदक यहाँ पर जीत लिए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। हमारे आपको ध्यान रखना है राजस्थान में, तो राजस्थान के संजय जी को यहाँ पर ध्यान रख लेना, क्योंकि राजस्थान के जो संजय हैं उन्होंने भी यहाँ जो है पदक अपने जीते हैं। तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमने हमारे यहाँ जो सुंदर गुर्जर है उन्होंने भी भाला फेंक में यहाँ पर पदक प्राप्त किया है। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना। सही आंसर है जी 22, स्टार मार्क कर दिया है, पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न, अभ्यास कॉन्कॉर्ड 2025 किन देशों के मध्य आयोजित हुआ? ऑप्शन ए भारत ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी भारत न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी भारत फ्रांस, ऑप्शन डी भारत यूनाइटेड किंगडम यानी यूके। हम बात कर रहे हैं किसकी? अभ्यास कॉन्कॉर्ड की। अभ्यास कॉन्कॉर्ड क्या है? तो ये एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है, नौसैनिक अभ्यास है। किन दो देशों के मध्य हो रहा है? तो भारत और यूके के बीच में। यूके बोल दो या यूनाइटेड किंगडम बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, ये कैसे होता है? तो ये द्विवार्षिक अभ्यास है। क्या है जी? द्विवार्षिक अभ्यास है, यानी इसका मतलब है साल में 2 साल में एक बार इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, इससे पहले यदि हम बात करें तो ये जो अभ्यास है वो कब आयोजित किया गया? तो आयोजन इसका हुआ है जी कब से? 5 से 12, 5 अक्टूबर से 12 अक्टूबर 2025 को।
कब आयोजित किया गया ये हमने देख लिया। अब हम ये देखेंगे कि कहाँ पर इसका आयोजन किया गया है। तो आप ध्यान रखना, इसका जो आयोजन है भारत के पश्चिमी तट पर किया गया है। कहाँ पर? भारत के पश्चिमी तट पर। भारत के पश्चिमी तट पर जो है इसका आयोजन किया गया है। और हमारे यहाँ से INS विक्रांत जो है यहाँ पर शामिल होने गए थे। ये आपको ध्यान रखना है, इम्पॉर्टेंट अभ्यास है, आपसे पूछा जा सकता है। यानी दमन से दीव तक का जो हमारा पश्चिमी तट है वहाँ पर इसका क्या किया गया था जी? आयोजन किया गया है। तो सही आंसर है जी डी, भारत यूके। अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल सड़क कहाँ बनी है? ऑप्शन ए लेह, ऑप्शन बी द्राक्ष, ऑप्शन सी कारगिल, ऑप्शन डी लद्दाख। दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल जहां पर मोटर चलाई जा सके वो होती है मोटरेबल रोड। और ये मोटरेबल रोड कहाँ बनी है? मिगला पास। मिगला पास कहाँ पर है जी? लद्दाख। पास होता है जी दर्रा, ठीक है, पास बोल दो या दर्रा बोल दो, ये है। और ये कहाँ पर है जी? लद्दाख। सबसे ऊंची क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि भाई ये 19,400 फीट की ऊंचाई पर है कि ऊंचाई पर कौन बनाएगा? BRO बनाएगा। BRO क्या है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो BRO द्वारा निर्मित करवाई गई है। वैसे भी जो बॉर्डर वाली जो रोड्स होती हैं तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ही ये कराई जाती है। इससे पहले एक उलिम लामे बताई गई थी, इससे पूर्व वो 2021 में बनाई गई थी। और बाद में इसको जो है ये तो कितनी है? 19,400 है और वो कितनी थी? 19,2400। तो इससे पहले 19,2400 मीटर ऊंचाई की भी है उमलिंग लामे, है ना। तो वो भी ध्यान रख लेना। वैसे तो अब यही ध्यान रखनी है, ये आपसे पूछी जा सकती है। तो ये क्या है? 9,400 फीट और ये है कितनी? 19,000 आपकी 24 फीट, ये 19,400 फिट है। और इतनी ऊंचाई पर सड़क बनाई गई है और यहाँ पर क्या चलाई जा सकती है? मोटर व्हीकल जो है चलाए जा सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। साने ताकाइची किस देश की पहली प्रधानमंत्री बनी है? ऑप्शन ए सिंगापुर, ऑप्शन बी मलेशिया, ऑप्शन सी वियतनाम, ऑप्शन डी जापान। साने ताकाइची ये जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। महिला प्रधानमंत्री बनी है। और देखिए हमारे यहाँ पहली प्रधानमंत्री बन गई थी, प्रधानमंत्री जो है इंदिरा गांधी। उसके बाद अगर हम देखें तो अब तक जापान जैसे विकसित देश में कोई भी महिला प्रधानमंत्री नहीं बनी है। और जो साने ताकागुची है उनको जो है पहले ये आर्थिक सुरक्षा सलाहकार थी और अभी जो है मतदान हुए थे और मतदान के बाद इन्हें क्या कर लिया गया है? इन्हें प्रधानमंत्री चुन लिया गया है। और ये किसकी सांसद है? तो आपको ध्यान रखना ये LDP की सांसद है, LDP की सांसद है और इन्हें जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री का दर्जा मिल गया है। तो जापान इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है 62वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? ए प्रज्ञा आर नंदा, ऑप्शन बी गुकेश, ऑप्शन सी गौतम कृष्णा, ऑप्शन सी पी इनियान। तो सही आंसर है जी पी इनियान। और पी इनियान जो है 62वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप में जो है जीत गए हैं। और ये कहाँ के हैं? तो आपको ध्यान रखना है तमिलनाडु के ग्रैंड मास्टर हैं। ये तमिलनाडु के ग्रैंड मास्टर हैं। और ये जो प्रतियोगिता थी, इस प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ हुआ था? तो गुंटूर में हुआ था। गुंटूर आंध्र प्रदेश में इसका आयोजन हुआ है। और इस जो प्रतियोगिता है उसमें खिताब किसने जीता है? तो तमिलनाडु के ग्रैंड मास्टर हैं, उनके द्वारा ये खिताब जीता गया है। तो अगला प्रश्न है देश का पहला बाल विवाह मुक्त जिला कौन सा बना है? ऑप्शन ए बालोद, ऑप्शन बी रायपुर, ऑप्शन सी कैबलेन, ऑप्शन डी जिमेला। तो देश का पहला बाल मुक्त जिला कौन सा बना है? तो आपको ध्यान रखना है बालोद।
और बालोद जो है वो कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है। तो छत्तीसगढ़ राज्य का जिला बालोद जो है वो क्या बन गया है, वो बाल विवाह मुक्त भारत राष्ट्रीय ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की है और राज्य का जो बालोद जिला है वो पूरे देश में आधिकारिक तौर पर क्या बन गया है, बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है। और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लगातार जो है क्या किए जा रहे थे, प्रयास किए जा रहे थे। तो सही आंसर है जी ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारत के किस अटॉर्नी जनरल को पुनः नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए गोपाल स्वामी, ऑप्शन बी राधे कृष्ण भट्ट, ऑप्शन सी वी रंगास्वामी, ऑप्शन डी आर वेंकट रमनी। अटॉर्नी जनरल की हम बात कर रहे हैं और अटॉर्नी जनरल एक संवैधानिक पद है और अटॉर्नी जनरल जो कि कौन थे, अधिवक्ता आर वेंकट रमणी, आर वेंकट रमणी। और आर वेंकट रमणी जो हैं उन्हें पुनः नियुक्त कर दिया गया है, पुनः नियुक्त कर दिया गया है, या आप कह सकते हैं कि इनकी कार्यकाल में वृद्धि कर दी गई है। तो इनके कार्यकाल में जो हो गई है वृद्धि, और ये वृद्धि कितने टाइम की है, तो आपको ध्यान रखना है 2 साल की ये वृद्धि हो गई है। तो कार्यकाल में 2 वर्ष की वृद्धि कर दी है, यानी अब ये 2 वर्ष तक और क्या रहने वाले हैं जी, अटॉर्नी जनरल रहने वाले हैं। फिर आपको क्या ध्यान रखना है, अटॉर्नी जनरल क्या है, एक संवैधानिक पद है, संवैधानिक पद है। और साथ ही आपको ध्यान रखना है कि अटॉर्नी जनरल जो है वो क्या होते हैं, तो ये भारत सरकार के प्रमुख विधिक सलाहकार होते हैं, भारत सरकार के प्रमुख विधिक सलाहकार होते हैं, या आप कह सकते हैं कि राजस्थान के इंडिया के या भारत के जो है प्रथम विधि अधिकारी भी होते हैं। तो भारत के प्रथम विधिक अधिकारी कौन होते हैं, अटॉर्नी जनरल होते हैं। और इनकी सहायता के लिए सॉलिसिटर जनरल को भी नियुक्त किया जाता है, जो न्यायिक कार्य में इनकी क्या करते हैं, मदद करते हैं। भारत सरकार के सर्वोच्च कानूनी सलाहकार होते हैं। और इनका जो प्रोविज़न है, मैंने कहा ये संवैधानिक पद है, यानी इनका जो प्रोविज़न है वो किस में किया गया है, अनुच्छेद 76 में इनकी व्याख्या की गई है। और ये जो है केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में सरकार के वकील होते हैं, यानी सरकार का क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं अटॉर्नी जनरल। तो सही आंसर है आर वेंकट रमणी। अगला प्रश्न है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए 102वां, ऑप्शन बी 105वां, ऑप्शन सी 107वां, ऑप्शन डी 110वां। ग्लोबल हंगर इंडेक्स किसके द्वारा जारी की जाती है, पहले आपको ध्यान रखना है। तो इसे कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थर गुल्फ के द्वारा जारी किया जाता है। तो कंसर्न वर्ल्ड वाइड और हिथुरविल है ना, ये संस्था दोनों ध्यान रखना है। तो आपको ध्यान रखना है विलथुर हंग, इस संस्था के द्वारा इसे जारी किया जाता है। तो ये क्या है, विलथुर हंगर लीफ है, इनके द्वारा क्या की जाती है, ये इंडेक्स जारी की जाती है। इंडेक्स में यदि हम बात करें कि पहले स्थान पर कौन है, तो इसमें शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया है, फिनलैंड ने। तो प्रथम स्थान प्राप्त किया है फिनलैंड ने। दूसरा और तीसरा स्थान भी हमें ध्यान रखना है। दूसरा स्थान किसका है, नॉर्वे का। तीसरा स्थान किसका है, डेनमार्क का, डेनमार्क। अगर आपसे पूछ ले अंतिम पायदान पे कौन रहा है, तो आपको ध्यान रखना है बरूंडी और यमन। भारत की बात कर लेते हैं कि भारत का स्थान कौन सा रहा है इस इंडेक्स में या सूचकांक में। तो भाई भारत का जो स्थान रहा है वो रहा है 102, और 102 के आपको साथ में ध्यान रखना है स्कोर। और स्कोर कितना है भारत का, तो ये है 25.8, और 25.8 का जो स्कोर है उसके साथ हमें रखा गया है गंभीर श्रेणी में, है ना। तो अभी हम गंभीर श्रेणी में है। 102 जो है वो हमारा स्थान है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स, जिसे हम वैश्विक भूखमरी सूचकांक भी कहते हैं, इसमें 4 संकेतक होते हैं। एक होता है कुपोषण यानी माल न्यूट्रिशन, एक स्टंटिंग, एक वेस्टिंग और एक होता है बाल मृत्यु दर। इन 4 संकेतकों के आधार पर इसको बनाया जाता है। तो सही आंसर क्या है जी, ऑप्शन ए 102। स्टार मार्क कर लीजिए, RS प्री में भी पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, इच्छा मृत्यु को वैध करने वाला
पहला लेटिन अमेरिकी देश है? ऑप्शन ए पराना, ऑप्शन बी उरुग्वे, ऑप्शन सी पराग्वे, ऑप्शन डी ब्राजील। तो लैटिन अमेरिकी देश कौन सा है? तो ध्यान रखना उरुग्वे, और उरुग्वे के द्वारा इच्छा मृत्यु को वैध घोषित कर दिया गया है कि भाई जो हमारी यूथेनेशिया है, जो इच्छा मृत्यु है, वो क्या है जी? वैध है। ये इसमें अनाउंस कर दिया गया है। अगला प्रश्न, भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? ऑप्शन ए जस्टिस प्रकाश स्वरूप, ऑप्शन बी जस्टिस सूर्य नेगी, ऑप्शन सी जस्टिस वी रामनाथ, ऑप्शन डी जस्टिस सूर्यकांत। तो इसका सही आंसर है जस्टिस सूर्यकांत। और जस्टिस सूर्यकांत यानी हमारे भारत के मुख्य सचिव, जिसे हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी कहते हैं, वो 53वें कौन बने हैं? ये बने हैं जी श्री जस्टिस सूर्यकांत जी, जस्टिस सूर्यकांत जी। और ये किसका स्थान लेंगे? तो ये स्थान लेने वाले हैं जी बी आर गवई का, बी आर गवई का स्थान लेंगे। नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति जो है इनकी की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा एक कॉलेजियम की सिफारिश पर। ये आपको ध्यान रखना है। और इनकी नियुक्ति के जो प्रावधान है वो अनुच्छेद किसमें किए गए हैं? 124 के सब क्लोज को भी ध्यान रखना जी 2 में। तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का भी प्रावधान किया गया है। और ये शपथ कब करेंगे, पद कब ग्रहण करेंगे? तो पद ग्रहण किया जाएगा इनके द्वारा 24 नवंबर 2025 को, है ना। तो ये ध्यान रखना। तो डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, विशेष गहन पुनरीक्षण कितने राज्यों में संचालित किया गया? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 17। SIR तो बहुत आप सुन रहे होंगे, अभी खूब चर्चा में है कि भैया क्या किया जा रहा है? तो जो मतदाता सूचियां हैं उनको अपडेट किया जा रहा है। किसके द्वारा? तो SIR शुरू किया गया है भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा। भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा ये SIR शुरू किया गया है। कितने राज्यों में? तो 12 राज्यों में शुरू किया गया है। और 12 राज्यों में एक जो है अपना राजस्थान भी है, ये भी ध्यान रखना। और राजस्थान 100% मतदाता सूची को, मतदाता सूचियों के डिजिटलीकरण करने वाला पहला राज्य बन गया है। डिजिटलीकरण करने वाला पहला राज्य बन गया है, पहला राज्य बन गया है राजस्थान। ये आपको करंट अफेयर के अकॉर्डिंग ध्यान रखना है। इसमें आपको ध्यान रखना है क्या किया जाता है? तो मतदाता सूचियों को अपडेट किया जाता है, मतदाता सूचियों का परीक्षण किया जाता है, उन्हें जो है अद्यतन किया जाता है, उनमें जो भी सुधार होते हैं वो किया जाता है। किसी के नाम हटाने हैं, कटने हैं, एडिट करने हैं, सब काम यहाँ पर किए जाते हैं। और ये काम करता कौन है? तो BLO। और इसीलिए जो SIR है काफ़ी चर्चा में था, क्योंकि कई BLO ने ये भी इनसे परेशान होकर सुसाइड के केस भी सामने आए थे। और ये जो है प्रक्रिया कब शुरू हो गई थी? तो ये चलेगी जी 7 फरवरी 2026 को इसको प्रकाशित कर दिया जाएगा। और 12 राज्यों में आपको ध्यान रखना है इसको शुरू किया गया था। कब से? तो आपको ध्यान रखना है 28 अक्टूबर से 7 फरवरी। तो इसकी डेट भी ध्यान रखना, 28 अक्टूबर से 7 फरवरी 2026 तक इसकी डेट है। इसको अभी क्या किया जाना है? प्रकाशित किया जाना है। अभी राजस्थान ने अपना कार्य पूर्ण कर लिया है, लेकिन जो अन्य राज्य हैं उनमें से कईयों का कार्यकाल अभी बढ़ा भी दिया है। ये करंट के हिसाब से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सही क्या है जी? ऑप्शन बी यानी 12 राज्यों में। अगला प्रश्न है, इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 का आयोजन हुआ। ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी विशाखापट्टनम, ऑप्शन डी हैदराबाद। तो इंडिया मैरीटाइम वीक की यदि हम बात करें तो इसको आयोजन कब किया गया है? तो एक तो आपको ध्यान रखना है इसकी डेट को, मैरीटाइम वीक ये कब से? तो भाई आपको वीक है मतलब पूरा एक सप्ताह है, यानी आपको ध्यान रखना है कब से कब तक होगा। तो ये होगा आपका, इसकी डेट एक बार कंफर्म कर लेना, 27 अक्टूबर से 31 अक्टूबर की डेट दी हुई है। अब ये वीक कैसे हुआ ये समझ में मुझे भी नहीं आया,
ठीक है। और ये आपको ध्यान रखना कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, मुंबई में आयोजित किया जाना है। शुरू कब से हुआ था, ये 2016 से चल रहा है। इसका विषय क्या है, महासागरों का एकीकरण, एक समुद्री दृष्टिकोण, और इसके आधार पर एक रिपोर्ट भी जारी की गई थी। बट अपने लिए इतना सा ध्यान रखना है, आई थिंक ये 21 से 31 है, ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा ध्यान रख लेना, इसको थोड़ा देख लेना कि ये क्या डेट है ना। तो सही आंसर है जी मुंबई। अगला प्रश्न, दलहन आत्मनिर्भरता मिशन कब से शुरू हुआ। ऑप्शन ए है 2 अक्टूबर 2025, ऑप्शन बी है 5 अक्टूबर 2025, ऑप्शन सी है 11 अक्टूबर 2025, ऑप्शन डी है 15 अक्टूबर 2025। और ये दो प्रोग्राम है वो एक साथ आयोजित किए गए थे, मैंने आपको बताया था 11 अक्टूबर को, है ना। तो 11 अक्टूबर 2025 आपको ध्यान रखनी है। इस दिन प्रधानमंत्री धन्य धान्य कृषि योजना भी शुरू की गई थी, और इसी दिन ये जो दलहन आत्मनिर्भरता मिशन है वो भी शुरू किया गया था। दलहन आत्मनिर्भरता मिशन भी शुरू किया गया था, निर्भरता मिशन भी शुरू किया गया था। उद्देश्य क्या था इसका, तो इसका उद्देश्य आपको ध्यान रखना है कि 6 वर्ष की अवधि के लिए चलेगा ये। तो 6 वर्ष की अवधि कौन सी है, 6 वर्ष की अवधि होगी इसकी। 6 वर्ष में आपको ध्यान रखना है, अभी चल रहा है अपना 25-26, तो 25-26 से लेके ये चलेगा कब तक, तो 30-31 तक, 2030-31 तक ये संचालित किया जाएगा। और इसमें दलहन में उत्पादन व उत्पादकता को बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। यानी कुल मिला के अगर हम बोले तो दलहन उत्पादन के क्षेत्रफल को 310 लाख हेक्टेयर तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही जो उत्पादन है वो कितना होगा, 350 लाख टन तक पहुंचाने की बात की है। तो उत्पादन और उत्पादकता दोनों इसमें बढ़ाया जाएगा, क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण होगा, और ये अभी शुरू किया गया है। दोनों आपको ध्यान में रखने हैं, एक साथ पूछे जा सकते हैं। 11 अक्टूबर 2025 सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सुमन सखी एआई चैट बोट कहां से प्रारंभ हुआ। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी असम। सुमन सखी एआई चैटबॉट यानी क्या, चैटबॉट अपन यूज करते हैं कि आपने कुछ भी लिखना उसका आंसर आपको मिल जाता है, तो ऐसा ही एक सुमन सखी एआई चैटबॉट शुरू किया गया है। और ये कब किया गया था, तो मोदी जी के जन्मदिन पर, यानी 17 सितंबर 2025 को। कहाँ से, धार से, और धार कहाँ है जी, मध्य प्रदेश में। धार मध्य प्रदेश से इसे शुरू किया गया था। किसके लिए है चैटबॉट, तो आपको ध्यान रखना, सुमन सखी यानी मातृ व शिशु स्वास्थ्य जागरूकता हेतु, शिशु स्वास्थ्य जागरूकता हेतु ये चैटबॉट शुरू किया गया है। और इसका सही आंसर है जी मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश का धार क्षेत्र। अगला प्रश्न है, 70वें फिल्म फेयर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है। ऑप्शन ए जिगरा, ऑप्शन बी जवान, ऑप्शन बी 12th फेल, ऑप्शन डी लापता लेडीज। देखो 12th फेल में डबल बार फेल हो गया, तो आपको ध्यान रखना है पूरे अवार्ड्स के बारे में, क्योंकि ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। बात कर सकते हैं 70वें फिल्म फेयर अवार्ड 2025 की आयोजन कहाँ हुआ है, तो आयोजन ध्यान रखना है अहमदाबाद गुजरात में। अहमदाबाद गुजरात में इसका आयोजन हुआ है। कई श्रेणी में इसमें पुरस्कार दिए जाते हैं। अगर हम बात करें सर्वश्रेष्ठ फिल्म की, सर्वश्रेष्ठ फिल्म, तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है जी, जवान है ना। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसको मिला है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जो है लापता लेडीज को मिला है। लापता लेडीज बहुत अच्छी मूवी है, आपको देखनी चाहिए, बहुत अच्छी मूवी है, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात कर ले तो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक है किरण राव, निर्देशक है किरण राव, किरण शर्मा नहीं है जी किरण राव है, कहीं आपको मैडम का नाम दिखे। और किरण राव ने किसको निर्देशन किया था, तो इनकी फिल्म है लापता लेडीज, लापता लेडीज। किरण राव जो है आमिर खान की वाइफ है, इनके द्वारा इस मूवी को किया गया था। अगर पूछ ले सर्वश्रेष्ठ अभिनेता,
सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार यहाँ दिया गया है कार्तिक आर्यन को, उनकी फिल्म है चंदू चैंपियन के लिए, और एक अभिषेक बच्चन को आई वॉन्ट टू टॉक, है ना। तो दो आपको ध्यान रखने हैं, एक तो कार्तिक आर्यन को ध्यान रखना है और एक ध्यान रखना है अभिषेक बच्चन को। इन दो को जो है अलग अलग कैटेगरी में पुरस्कार दिया गया है, किसका? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन बनी है? आलिया भट्ट। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है आलिया भट्ट, और आलिया भट्ट की मूवी का नाम क्या है? जिगरा। अभिनेत्री है आलिया भट्ट, आलिया भट्ट, और आलिया भट्ट की जो मूवी है उसका नाम क्या है? तो ये आपको ध्यान रखना है, मूवी का नाम है जिगरा। ठीक है, तो जिगरा मूवी जो है वो आपको ध्यान रखने हैं। इसके अलावा कई सारे जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स भी मिले हैं, और ये किसको मिले हैं? जैसे श्याम बेनेगल को मरणोपरांत मिला है, और इसके अलावा जो है आपके जीनत अमान को मिला है। लापता लेडीज को सबसे ज्यादा जो है 14 अवार्ड यहाँ पर दिए गए हैं। तो सही आंसर क्या है जी? लापता लेडीज, डी। और हमने बाकी महत्वपूर्ण जो पुरस्कार हैं वो देख लिए हैं। अगला प्रश्न है, ईरानी कप 2025 जीता है? ऑप्शन ए रेस्ट ऑफ इंडिया ने, ऑप्शन बी विदर्भ ने, ऑप्शन सी साउथ वेल्स ने, ऑप्शन डी रेस्ट नॉर्थ ने। तो पहली बार तो ईरानी कप जो है इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आयोजन हुआ है नागपुर में। आयोजन कहाँ हुआ है? नागपुर में। नागपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक है, अब अगर पूछा जाए कि इसमें जीता कौन है, तो इसमें विजेता कौन है और उप विजेता कौन है? तो विजेता की हम बात करें तो विजेता है जी इस बार का विदर्भ। तो विजेता कौन है? विदर्भ। ठीक है, और हारा कौन है जी? उप विजेता कौन है? रेस्ट ऑफ इंडिया। रेस्ट ऑफ इंडिया। तो रेस्ट ऑफ इंडिया आपको ध्यान रखना है और विदर्भ आपको ध्यान रखना है। और आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो विदर्भ है वो तीसरी बार विजेता बना है, तीसरी बार विजेता बना है। और विदर्भ टीम की जो कप्तान है उनका नाम क्या है? अक्षय वाडकर है। और यहाँ रेस्ट ऑफ इंडिया टीम जो है वो 93 रन से हारी है, और इसके कप्तान है जी रजत पाटीदार। यहाँ पर प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है किसको? तायडे को। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। तो सही आंसर क्या है जी? बी विदर्भ। अगला प्रश्न है, ISSF जूनियर शूटिंग वर्ल्ड कप 2025 में शीर्ष स्थान किस देश ने प्राप्त किया है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी भारत। ISSF जूनियर शूटिंग वर्ल्ड कप 2025, ये जो वर्ल्ड कप है इसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में। ठीक है, तो भारत ने पहली बार इसकी मेजबानी की है, पहली बार मेजबानी की है। और मेजबानी के साथ ही हमें ध्यान रखना है कि ये कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। 19 देशों के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इसमें शीर्ष स्थान प्राप्त किया है भारत ने। शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया है? भारत ने। और भारत को कुल कितने पदक मिले हैं? तो भारत को पदक मिले हैं जी 26। कितने जी? 26 कुल पदक मिले हैं। अब 26 में भी गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज आपको ध्यान रखने हैं। तो गोल्ड कितने मिले हैं? 8। सिल्वर अगर आपसे पूछ ले तो कितने? 10। और ब्रॉन्ज कितने हैं? 8। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो टोटल क्या हो जाते हैं जी? 36 जो है 26 से इसको पदक टोटल मिले हैं। पुरुष जूनियर टीम में, महिला जूनियर टीम में, मिश्रित टीम में अलग अलग खिलाड़ियों ने यहाँ पर ये पदक प्राप्त किए हैं। जैसे हिमांशु ने जो है 10 मीटर एयर राइफल में, ओजस्वी ठाकुर ने 10 मीटर एयर राइफल ने, अनुष्का ठाकुर ने 50 मीटर एयर राइफल में, रश्मि ना जो है मिश्रित टीम में, साथ ही रश्मि और कपिल है, ईशा अनिल है, इन सब ने भी यहाँ पदक प्राप्त किए हैं। तो सही आंसर क्या है? भारत। और भारत ने जो कुल है 26 पदक के साथ इसमें शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो ये थे हमारे कंप्लीट 50 महत्वपूर्ण करंट अफेयर, जिसमें हमने इंटरनेशनल और नेशनल करंट अफेयर के अति महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन को, जो कि
किसके हैं, अक्टूबर मंथ के हैं, वहाँ कवर कर लिया है। तो आई होप आप ये क्लास आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाली है और लगभग जितने भी इंपॉर्टेंट, चाहे वो अवार्ड से रिलेटेड हो, चाहे जगह से रिलेटेड हो, चाहे कोई अभियान से रिलेटेड हो, योजनाओं से रिलेटेड हो, इवन डेथ से रिलेटेड हो, आपके संयुक्त अभ्यास रिलेटेड हो, सारे सेगमेंट के, टेक्नोलॉजी के हो, सारे सेगमेंट के जो हैं मैंने क्वेश्चन यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लग रही होगी, और अच्छी लग रही है तो प्लीज़ क्लास को लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलेंगे अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।